अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ, एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल की थी, वो माँ बन गई और फिर उसके साथ जो हुआ वो देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे गांव के बराबर वाले गांव में जुबैदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबैदा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सहर और छोटी बेटी का नाम गुलशन था। जुबैदा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबैदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। जुबैदा एक अनपढ़ खातून थी और शौहर की वफात के बाद वो अपने मायके चली गई और जुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितने देर तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो ऐसे में उन्होंने जुबैदा से बात की कि बेटी, कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी जिंदगी अब कितनी बाकी है और हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। अब जुबैदा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन तक खाती। जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा शौहर अकरम दिलखुश था, लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था, वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी और जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबैदा अकरम की शादी को साल हो गया था तो जुबैदा ने एक नन्हे शहजादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है, और ऐसे में अकरम की तवज्जो थी वो जुबैदा की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और ऐसे में अगर उसका बेटा जरा सा भी रोता तो वो जुबैदा को डांटता कि क्यों रो रहा है, और इसी वजह से जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही रहता था। सहर और गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो जुबैदा सहर को कहती कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपना काम खुद किया करो और साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। तो ऐसे में सहर ने तकरीबन सारे काम खुद से करने शुरू कर दिए थे। गुलशन को भी कपड़े पहनाती और उसकी चोटियां बना देती थी। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल न था। इस बार सहर का अब्बू अकरम चाहता था कि सहर 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाऊं। जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से सहर की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब है, सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर में MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सहर को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई की खातिर मान गई कि कहा हाँ ठीक तो है, 1 महीने की तो बात है। अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से कहा, यार वकाश, ये मेरी बेटी सहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा कि चचा जान आप फिक्र ना करे, इंशाअल्लाह सहर पास हो जाएगी। सहर अब वकास के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते तो सहर उदास हो जाती। वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और कहती कि अम्मी, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाओ। तो उसकी अम्मी कहती कि बेटा कुछ ही दिन की बात तो है, फिर तुमने घर ही तो आना है। सहर को वकास के घर में रहने का ये फायदा था कि वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि सहर को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी। तो वकास के वो कमरे चली गई और बोली कि भाई वकास, ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे बता देंगे। तो वकास ने कहा कि अच्छा ठीक है। सहर वकास के पास जाकर बैठ गई और वकास सहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब सहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने सहर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और सहर उठकर अपने कमरे चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सहर बच्चों के होते हुए वकास के पास गए तो वकास ने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। सहर एकदम से पीछे हट गई और आज रात में फिर से सहर ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी अब्बू को बोले कि मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सहर जब भी अपनी अम्मी को फोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात न कर पाती क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर से अकरम को कहा, जाइए और सहर को ले आइए, वो उदास हो गई है, इतने दिन भी तो हो गए, वो भी तो एक बच्ची है ना। वकास ने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊंगा। तो रात के वक्त सहर का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि सहर को घर लेकर जाना है। अचानक एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर उसे आ गया। तो अकरम के मुलाजिम तो घर जा चुके थे
लेकिन वहां बस 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। तो ऐसे में 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका। और इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में वकास और सहर अकेले थे। तो ऐसे में वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा, सहर, आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? और सहर ने अपनी आंखें नीचे ही रखी। जब वकास सहर के करीब आकर बैठ गया तो सहर उठकर जाने ही लगी थी तो वकास ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसको लेने के लिए आ गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे यहां से ले जाओ, मुझे यहां से ले जाओ। अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा, हाँ हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाए बैठी है कि मुझे घर जाना है। तो अकरम ने कहा कि बेटा वकास, मैं ही पागल था, इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? सौतेली औलाद ने कभी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूं। तो इतना कहकर अकरम सहर को अपने घर ले आया। सहर जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत फूट फूट कर रोई। अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो वो मुझे 4-5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर पे कोई नहीं था तो उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने जब ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे वकास को फ़ोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला कि चचा जान, आजकल तो नेकी का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आप मुझे ये सिला दे रहे। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है और आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। अकरम ने वकास की ये बातें सुनी तो उसने जुबैदा से कहा, हो गई तसल्ली, करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस सहर के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने सहर के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना है तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। यह कहकर अकरम अपने कमरे चला गया। सहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सुलूक वकास ने किया था उसने लफ्ज ब लफ्ज अपनी मां को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए। सहर की जिसामत में काफी फर्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत खराब देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहां जाकर सहर और उसकी मां को पता लगा कि सहर मां बनने वाली है। तो सहर की मां परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम ये बच्चा ज़ाया नहीं करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जुबैदा बहुत डर गई। घर आकर अकरम को सब बताया तो अकरम बोला कि मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले ही जब मैंने उसे फ़ोन किया था तो उसने मेरी कम बेइज्जती ना की थी। उसके साथ ही अकरम ने कहा कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो जुबैदा और सहर रोने लगी और जुबैदा कहने लगी कि नहीं, ऐसा मत करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा मत करो। अकरम कहने लगा कि जुबैदा, अगर तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना और कहेंगे कि सौतेला बाप था ना, दिखा दी ना सौतेले बाप ने अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है कि सहर इस घर से चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है। और फिर अकरम सहर को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर में रखूं? ले जाओ इसे यहां से। अरे भाई, लोग मुझसे क्या पूछेंगे कि ये कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम तो फिर भी उसके बाप हो। जब तुम ही उसके बाप होकर उसे अपने घर में नहीं रख रहे हो तो फिर मैं तुम्हें आराम और सुकून से नहीं रहने दूंगी। भैया भैया अकरम, तुम इसे यहां से ले जाओ। तो अकरम सहर को घर वापस ले आया और जुबैदा को कहा कि इसका बच्चा जाया करवा देते हैं। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम को कहने लगी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये बच्चा जाया करवाए तो सहर की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे ना करे, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। तो अगले दिन जुबैदा सहर को लेकर वकास के घर चली जाती है।
जब जुबैदा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची जुबैदा और सहर को देखकर चौंक जाता है और वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं कि बहन बैठिए, आप क्या लेंगी? तो जुबैदा बोली कि कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका हालचाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा सहर को लेकर अपने घर जाती है। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन उससे अगले दिन जुबैदा ने वकास को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब वकास अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से वकास से बात करती है कि वकास बेटा, ये शहर तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही है? तो जुबैदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा कि ये गुनाह तुमने ही किया है। बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में वकास को कुछ भी पता नहीं था। पहले तो वकास माना ही नहीं और फिर अचानक बाद में गुस्से से बोला कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरे तो कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। जाओ बताओ, बोलो सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, क्या कर लोगी तुम? इतना कहकर वकास वापस जाने के लिए मुड़ता है तो जुबैदा वकास की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और जुबैदा पीछे से वकास की गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख की कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर में रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब इस बात का पता चलता है तो जुबैदा से थाने मिलने जाता है। जुबैदा से जब वो मिलता है तो उससे कहता है, जुबैदा तुमने ये सब क्या किया? तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो अकरम बोला कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं खुद उसे देख लेता। तो जुबैदा ने कहा, आपको तो बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी सहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सहर की खाला उससे बहुत प्यार करने लगी थी और वो जुबैदा और उसकी बेटी की हकीकत को जानती थी। सहर की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफों से गुजरी है, इसी वजह से उसने सहर की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और सहर आज उसी घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। तो क्या सहर की मां जुबैदा ने वकास को जैसी मौत दी थी, क्या वो इसी का हकदार था? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।